प्रणाम, सलाम, नमस्ते। करंट अफेयर का डेली डोज आज से मैं लाने का प्रयास करूंगा पर डे। तो 30 तारीख का जो करंट अफेयर है, जो आज समसामयिक की मुद्दे हैं आज के, उनके कुछ टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे आप सबके साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। अगर बीच में छोड़ दिया तो आपका नुकसान होगा। और ये सारे के सारे टॉपिक्स किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके बेहतर नागरिक बने रहने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि आपके आसपास की दुनिया में क्या घटित हो रहा है। करंट अफेयर का यही उद्देश्य होता है। चलो बिना समय व्यस्त किए चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या करंट अफेयर्स आज के समय में चल रहे हैं, क्या क्या करंट मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा आप देखोगे, आप ये हिंदी अखबारों में नहीं मिलेगा आपको ये मुद्दे, लेकिन हाँ ये महत्वपूर्ण है, ये आपके नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। पहला मुद्दा है कि पाम ऑयल का कल्टीवेशन के लिए भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल पाम ऑयल, NMEOOP। ये स्कीम जो है अभी आपकी इम्प्लीमेंटेड है। और इस स्कीम के तहत क्या है कि इस स्कीम का जो फाइनेंशियल लेआउट है वो आपके सामने है। 11,040 करोड़ रुपए की स्कीम है। इसमें 8,844 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 2,196 करोड़ रुपए का जो प्रावधान है वो राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ा गया है। इस स्कीम के तहत आपके नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स और अंडमान और निकोबार आइसलैंड को इंक्लूड किया गया है। यहाँ इन जगहों पर इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा, जिससे पाम ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ेगा। और पाम ऑयल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? पाम ऑयल का इस्तेमाल आपका जितना भी एडिबल ऑयल्स हैं उसमें 33% कंट्रीब्यूशन है आपके पाम ऑयल का। जितने भी एडिबल मतलब जितने भी खाद्य तेल हैं उसमें 33% आपका पाम ऑयल इस्तेमाल होता है। और इसके साथ साथ ये बायोफ्यूल में भी इस्तेमाल होता है, बायोफ्यूल में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके साथ साथ कॉस्मेटिक्स में भी पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो ये पाम ऑयल आपका जो है वो एक तरह से ग्रीन एनर्जी और कॉस्मेटिक्स एंड एडिबल ऑयल्स, इन तीनों चीज़ों में महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं जिसके बारे में आजकल चर्चा चल रही है। क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और जो आपके अंडमान निकोबार आइसलैंड है, जहाँ इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर प्रभाव पड़ेगा अगर इसकी खेती को शुरू किया जाएगा। तो उसको लेकर के कुछ इश्यूज़ हैं जिसे लेकर के आज के समय में डिस्कशन चल रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेशनल मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन, NMP। आप लोग कुछ दिनों से ज़ोर शोर से इस मुद्दे को सुन रहे होंगे कि निजीकरण, तो वही उसका नाम है नेशनल मॉनिटराइजेशन पाइपलाइन। ये NMP स्कीम जो है, इस स्कीम के तहत क्या कर रही है भारत सरकार अपनी उन सारी एसेट्स को, यानी कि उन संपत्तियों को लीज़ पर दे रही है प्राइवेट प्लेयर्स को, जो उसे लग रहा है कि कम इफ़िशेंटली यूटिलाइज़ हो रही हैं, मतलब जिनका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा। तो उसके ऑपरेशंस और उससे जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो प्राइवेट हाथों में देने की तैयारी चल रही है कुछ समय के लिए। हाँ, स्वामित्व तो भारत सरकार का ही रहेगा, यानी कि उस पर जो मालिकाना हक है वो भारत सरकार का ही रहेगा। इस स्कीम के तहत भारत सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 6 लाख करोड़ रुपए का अगले 5 सालों में, यानी 2022 से 2025 तक 6 लाख करोड़ रुपए का इसे रेवेन्यू भारत सरकार को जनरेट मिलेगा। इसका ऐसा लक्ष्य है। इसके तहत रोडवेज़, रेलवेज़ और पावर सेक्टर से लगभग 66% रेवेन्यू क्रिएट होगा। तो ये आपकी नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन स्कीम है। इसके तहत तमाम सारी सरकारी कंपनियां हैं और प्लस जो सरकारी डिपार्टमेंट्स हैं उसकी जो रिसोर्सेस हैं, जो असेट्स हैं, जो अंडर यूटिलाइज पड़े हुए हैं, मतलब जिसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा सरकार के हिसाब से, उनका सदुपयोग करने का सरकार ने उसको निजी हाथों में देने का, कुछ सीमित समय के लिए लीज पे देने का फैसला किया है। वो है आपकी NMP। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कास्ट सेंसस, जिसकी मांग आजकल जोरों पे है। कास्ट सेंसस की जो मांग है
वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आजकल जोर शोर से उठाते हैं। आप जानते हैं हर 10 साल के बाद भारत में सेंसस होता है, यानी जनगणना होती है, तो जिसमें जाति जनगणना 1931 से अब तक नहीं हुई है। तो 1931 की जाति जनगणना के आधार पर ही अभी तक सारी स्कीम्स मॉनिटराइजेशन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो भारत में कुछ आंकड़ों के हिसाब से, कुछ रिसर्च के हिसाब से, सामाजिक रिसर्च के हिसाब से 94% जो शादियां होती है वो जाति के हिसाब से होती हैं, और 90% जो छोटे काम हैं वो छोटी जातियों के लोगों द्वारा किए जाते हैं। तो ये भारत की जातीय सत्यता है, ठीक है। तो इसमें से और जो अच्छी जॉब हैं, जो वाइट कॉलर जॉब जिन्हें बोलते हैं, वहाँ इसका रेशियो उल्टा हो जाता है। 90% वाइट कॉलर जॉब्स जो हैं, 90% वाइट कॉलर जॉब्स जो है ना, वो बड़ी जातियों के पास होती हैं। भारत का ये सामाजिक सिनेरियो है। तो इन परिस्थितियों में जो भारत की कास्ट डाइवर्सिटी है उसके साथ न्याय होता नहीं दिख रहा है। जैसे कि अच्छे जो मीडिया हाउसेस हैं, जुडिशरी है, हायर एजुकेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, कॉरपोरेट सेक्टर है ना, तो इन सब में जो भारत की कास्ट डाइवर्सिटी है वो आपको दिखाई नहीं देती है। हाँ, छोटे काम में छोटी जाति के लोग आज भी आपको 90% लोग मिल जाएंगे। ये जो मतलब एक सर्वे के हिसाब से ये डेटा है। तो अब इसी तरह की जो डेटास हैं, मतलब जो सर्वेस हैं, उसके आधार पर क्या कहा गया है, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो जाति जनगणना की मांग कर रही हैं कि अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो सही पता चल जाएगा कि किस जाति के लोग, कितने लोग क्या कर रहे हैं, और किस जाति की कितनी संख्या है, और उसकी कितनी संख्या मतलब किस जगह पर, छोटी नौकरियों में, बड़ी नौकरियों में, कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं, कितनों का प्रतिनिधित्व कहाँ है, ये सब डेटा निकल के आ जाएगा। तो उससे जो उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम बनेगी वो उनमें बनाने में सहूलियत हो जाएगी, थोड़ी इफ़िशियंसी आ जाएगी अगर जाति जनगणना हो जाती है। तो ये जाति जनगणना कराने के पक्ष के लोग ये दलील देते हैं, और जो न कराने के पक्ष वाले लोग हैं वो कहते हैं कि जाति जनगणना कराने से भारत में जातिवाद जो है वो बढ़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि जातिवाद तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और अगर जाति जनगणना नहीं भी हो रही है पिछले 1931 से अब तक, तो तब भी लोग अपनी जाति में ही शादी करते हैं, अपनी जाति के लोगों से ही जो रिश्तेदारी वाले संबंध बनाते हैं, है ना। तब भी मतलब जाति के आधार पर ही पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं, जाति के आधार पर ही लोग वोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि जाति जनगणना अगर हो जाए तो कोई ऐसा जातिवाद बहुत नहीं बढ़ेगा। हाँ, लेकिन जो अंडर रिप्रेजेंटेड जातियाँ हैं, मतलब जिन जातियों की हिस्सेदारी अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उन्हें ज़रूर लाभ हो जाएगा, सामाजिक समानता ज़रूर बढ़ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और इसी की बेसिस पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो जाति जनगणना की मांग कर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है रोहिणी कमीशन। रोहिणी कमीशन जो है एक कमीशन है जो जस्टिस रोहिणी की लीडरशिप में, के नेतृत्व में बनाया गया था। ये 2 अक्टूबर 2017 को इस कमीशन को फॉर्म किया था। इस कमीशन का काम था कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट की जो 2633 जातियाँ हैं, इन जातियों को सब कैटेगराइज करना है 1, 2, 3, 4 वर्गों में, है ना। और उसमें जो 27% रिजर्वेशन है उसे डिवाइड करना है 2, 6, 9 और 10% के रिस्पेक्टिवली। तो ये रोहिणी कमीशन जो है 2017 यानी 2 अक्टूबर 2017 को फॉर्म हुआ है, तब से लेकर के अब तक ये काम कर रहा है। अभी 14 जुलाई को इसका 6 महीने का टेन्योर और बढ़ा दिया गया है। अभी तक इसने अपना फाइनल कंक्लूजन रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। तो ये तो रोहिणी कमीशन बैकवर्ड से रिलेटेड है। इससे क्वेश्चन बन सकता है कि रोहिणी कमीशन किस क्षेत्र से संबंधित है या किस कार्य से संबंधित है। तो बैकवर्ड की जो जातियाँ हैं उनमें सब बाइफर्केशन करने के संबंधित बैकवर्ड की जातियों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का पता करने के लिए बनाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा, NMCG, नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था 12 अगस्त 2011 को अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960, है ना। और ये तब से नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी NGRBA के अंतर्गत ये काम करता था।
ये बाद में डिज़ोल्व कर दिया गया और ये 7 अक्टूबर 2016 से इसका जो नाम है वो बदल दिया गया है, वो रख दिया गया है नेशनल काउंसिल फॉर रिजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ गंगा रिवर। तो अब ये इसके अंडर काम कर रहा है और इसी के अंडर यानी कि इसी की एक फ्लैगशिप स्कीम है नमामि गंगे, नमामि गंगे, जिसके अंतर्गत माँ गंगा की सफाई का काम होना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है जो अभी इम्प्लीमेंट हो रही है, जिसका काफ़ी तगड़ा बजट रहा है। तो इसी के अंदर आपका नमामि गंगे प्रोजेक्ट काम कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका NCRB। NCRB की फुल फॉर्म होती है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, है ना। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो क्या काम करता है? एक ब्यूरो है जिसके अंतर्गत भारत के अंदर IPC और इंडियन पेनल कोड और स्पेशल लॉज जो राज्यों के हों उसके अंदर जो भी क्राइम हो रहे हैं उन क्राइम का रिकॉर्ड करना और उस डेटा की एनालिसिस करना, ये सारा काम है आपका NCRB का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक ब्रांच है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है और वर्तमान में इसके डायरेक्टर हैं रामफल पवार, IPS हैं जी। तो और इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। तो ये हो गया NCRB। NCRB के पास भारत में जितने भी क्राइम होते हैं उनका सारा डेटा होता है और उस डेटा के एनालिसिस के आधार पर वो क्राइम को टैकल करने की रणनीति बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका NCB, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। NCB का फुल फॉर्म होता है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। इन प्रेजेंस द प्रोविजन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो इन 17 मार्च 1986। 17 मार्च 1986 को नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का गठन हुआ था और इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन स्टेट एंड अदर सेंट्रल डिपार्टमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन विद रिगार्ड टू द ड्रग ट्रैफिकिंग, असाइनिंग इंटरनेशनल एंड फॉरेन ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। मतलब इसका काम क्या है कि भारत के जितने भी ड्रग से रिलेटेड कानून हैं उनका इम्प्लीमेंट कराना, उनको लागू कराना और भारत और दुनिया के दूसरों देशों के साथ जो भी ड्रग्स से रिलेटेड मुद्दे हैं उनको हल करना और उन्हें दूसरे देश के रेगुलेशंस को उन के हिसाब से काम करना और अपने रेगुलेशन के साथ कोऑर्डिनेट करना, ये सारा काम NCRB का है, NCB का है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है, अब कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जिसमें जो आज के जो करंट टॉपिक्स हैं। तो पहला बुलेट पॉइंट आपका है बासवराज बोमनी। ये क्या है? CM बने हैं अभी 1-1.5 महीने पहले कर्नाटका के, बासवराज बोमई। एंड RBI ने क्या किया है? भारत की जो GDP की जो पहले ग्रोथ रेट एस्टिमेट की थी वो 10.1% की थी, उसे घटा करके 9.1 कर दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। और भारत की चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र का क्या नाम है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन। इन्होंने भारत की GDP की जो इस वर्ष की फोरकास्ट किया है वो 11% का किया है ना, इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। और मनसुख मांडविया, ये भारत की यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, नाम याद कर लीजिएगा, मनसुख मांडविया। और इसके बाद मनसुख मांडविया ने गुजरात में कोवैक्सीन का, मतलब जो भारत की निर्मित वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक ने निर्मित की है, और इसका गुजरात में एक नया प्लांट का इनॉग्रेशन हुआ है, नए प्लांट से प्रोडक्शन शुरू हुआ है, पहली खेप निकली है और इससे भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम और स्ट्रेंथन होगा। तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन भारत में इस वक्त लगाई जा रही हैं। तो जो आपकी कोवैक्सीन है ये न्यूट्रलाइज वायरस पे बनी हुई वैक्सीन है, मतलब जो कोरोना वायरस है उसी को न्यूट्रलाइज करके बनाई गई है। और जो कोविशील्ड है ये आपकी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इसी के आधार पर आपकी रसिया की जो
स्पुतनिक है वो भी इसी पर बेस्ड है, यानी वेक्टर बेस्ड है। और कोवैक्सीन जो है आपकी वो न्यूट्रलाइज बेस्ड है, न्यूट्रलाइज वायरस वैक्सीन। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें क्या है, इस स्लाइड में पहला पॉइंट है कृष्णा एला। ये भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बना रही है जो कंपनी, उसकी एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ना। और भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 को। जो भारत का वैक्सीनेशन था, जो कि दुनिया की सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम में से एक है, 16 जनवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद एक बिंदु है 9 डैश लाइन। 9 डैश लाइन क्या है? 9 डैश लाइन क्या है? साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के आस में जो चाइना अपना क्लेम करता है, अपनी मतलब जो लाइन से अपना अधिकार क्लेम करता है, उसे बोलते हैं 9 डैश लाइन, है ना। क्यों ये बिंदु महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि दक्षिण चीन सागर के माध्यम से भारत का भी जो समुद्री व्यापार है उसका 55% व्यापार इसी रास्ते से भारत का भी होता है। तो ये जो चाइना है वो अपना जो 9 डैश लाइन के माध्यम से अपना दक्षिण चीन सागर में अपने प्रभाव को दर्शाता है। इसी के साथ पहुँचते हम टोक्यो पैरालंपिक की तरफ, जो अभी चल रहे हैं 2020। तो इसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 7 मेडल अभी तक जीते हैं। और भारत की जो रैंक है अभी तक 34 है, 34वीं रैंक पर भारत बना हुआ है। आज की घटना है, अवनी लेखरा, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में गोल्ड जीता है, अवनी ने, है ना। और निषाद कुमार हाई जंप में सिल्वर जीते हैं। और भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है टेबल टेनिस में। योगेश ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। देवेंद्र ने इसमें क्या जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता है। तो और इसी के साथ 2 मेडल और बचे हैं। विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज जीता है डिस्कस थ्रो में, और सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीता है। तो इतनी आज की करंट अफेयर थी। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी अगले दिन और कुछ और करंट की इशूज़ के साथ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। जो भी आपके मन में डाउट्स रहे हों या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को ज़रूर, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।